कहानी की शुरुआत ग्रिसफील्ड नाम के अनाथालय को दिखाते हुए होती है, जहां इज़ाबेला नाम की एक औरत सभी बच्चों को संभालती थी। यहाँ सभी बच्चे इज़ाबेला को माँ कहते थे और उसके साथ सभी खुश रहते थे। साथ ही सभी बच्चे एक दूसरे को भाई बहन मानकर शांति से रहा करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों की पहचान के लिए उनके गले पर नंबर्स का टैटू बनाया गया था। अनाथालय में इज़ाबेला बच्चों को पढ़ाती थी ताकि उन्हें जब अडॉप्ट किया जाए तो वहाँ बाहर की दुनिया में अच्छी से जी सके। यहाँ हम ईमा, नॉर्मन और रे नाम के 3 फ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ सबसे होशियार स्टूडेंट थे। यहाँ अनाथालय एक घने मैदान से घिरा हुआ था जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। यहाँ कोई भी बच्चा अनाथालय की दीवार को पार नहीं कर सकता था क्योंकि यह अनाथालय का सबसे इम्पोर्टेंट रूल था। इसके अलावा जब कोई फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करती थी तब उस बच्चे को हमेशा के लिए अनाथालय छोड़ना पड़ता था। इसी तरह आज रात कोनी नाम की बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी। इसीलिए सभी कोनी को अलविदा कहते हैं और फिर इज़ाबेला उसे अनाथालय से बाहर ले जाती है। कोनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बात करते हैं कि क्या कोनी उन्हें पत्र लिखकर भेजेगी। जो भी बच्चा अनाथालय से जाता है वहाँ चिट्ठी लिखकर भेजने का वादा करता है, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे की चिट्ठी नहीं आती है। इसी वक्त एमा और नॉर्मन देखते हैं कि कोनी का टेडी बेयर यहीं रह गया है। वह कोनी को बहुत प्यारा होता है। वह जहाँ भी जाती है उसको साथ लेकर जाती है। वह दोनों सोचने लगते हैं कि यहाँ टेडी उस तक कैसे पहुँचाया जाए। तब रे उससे कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी चालू है, वह वहीं पर होंगे, तुम जा सकते हो, उसे देकर आ जाना। एमा और नॉर्मन उस तेजी से भाग कर चले जाते हैं और वह जल्दी से उस गेट के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। वह ट्रक के अंदर देखते हैं तो वह बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसमें कोनी की लाश होती है और कोनी के सीने पर एक फूल लगा हुआ होता है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद वहाँ 2 बड़े बड़े टीमन्स आते हैं जो कोनी की बॉडी को एक जार में डाल लेते हैं। इन टीमन्स को देखकर वहाँ दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ टीमन्स को बात करते हुए देखते हैं। टीमन्स कहते हैं कि इस जगह पर रहने वाले इंसान का मांस बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इंसानों को सिर्फ हमारे लिए ही पाला जाता है। फिर एमा और नॉर्मन यहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ अनाथालय इंसानों का फार्म है जहाँ पर टीमन्स के लिए बच्चों को पाला जाता है और धीरे धीरे सभी बच्चों को टीमन्स खा जाएंगे। इसके बाद वहाँ इज़ाबेला आ जाती है। वहाँ दोनों टीमन्स को वादा करती है कि अगली बार वहाँ उनको एक अच्छा होशियार बच्चा खाने को देगी। होशियार बच्चे का मांस बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इस दौरान टीमन्स को किसी और के मौजूद होने की खुशबू आती है। वो वहाँ आसपास देखने लगते हैं और उस ट्रक के नीचे देखते हैं पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। वहाँ पर एक टेडी बेयर मिलता है। वहाँ टीमन्स उसे इज़ाबेला को दे देते हैं। इज़ाबेला उस टेडी को देखकर समझ जाती है यहाँ कोई आया था। इसके बाद नॉर्मन और एमा वापस अनाथालय की ओर लौट जाते हैं और भागते समय एमा के पैर में चोट आने के कारण वहीं रोने लगती है और कहती है, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी माँ इतनी बुरी है और जहाँ हम रहते हैं वह इंसानों का फार्म है। नॉर्मन एमा को शांत करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, जिससे एमा कहती है, हम अकेले नहीं भागेंगे, हम सभी को साथ लेकर भागेंगे। फिर अगले दिन एमा और नॉर्मन अनाथालय की दीवार के पास आते हैं जहाँ नॉर्मन कहता है, हमें भागने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। जब हमारी प्लानिंग पूरी हो जाएगी तब हम बाकी के बच्चों को इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद दोनों अनाथालय के आसपास की जानकारी लेने के लिए उस दीवार को पार करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस दीवार के बाद एक और सबसे ऊंची दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है।
नार्मन कहता है हमें यहाँ एक रस्सी लेकर आना होगा। और दूसरी तरफ जब सभी बच्चे खेलते हैं तो वह खेलते हुए रुक जाते हैं क्योंकि उनमें से एक छोटी बच्ची कहीं चली जाती है। तभी वहाँ इज़ाबेला आती है और जल्दी से वहाँ अपनी घड़ी को देखती है और जंगल की तरफ चली जाती है। इसके बाद वहाँ थोड़ी देर में उस बच्ची को लेकर आती है और देखती है और यहाँ देखकर एमा और नार्मन समझ जाते हैं कि इज़ाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वह सभी बच्चों की दिशा की जानकारी रख पाती है। फिर अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाते हैं और कुछ रस्सियों को पेड़ के अंदर छुपा देते हैं और इस समय उनका फ्रेंड रे वहाँ आता है और उन्हें ऐसा करते हुआ देख लेता है। फिर नॉर्मन रे को सारी बातें बताता है। फिर रे उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वहाँ रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में आते हैं। वहाँ देखते हैं कि सभी बुक में उल्लू का एक ट्रैकर लगा हुआ है और उसके साथ एक कोड लिखा हुआ है। जब उस कोड को सुलझाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिनर्वा नाम का एक आदमी अनाथालय की सभी सच्चाई जानता है और बुक्स के जरिए उन्हें बताना चाहता है कि सभी बच्चों को अनाथालय से भाग जाना चाहिए। इसके बाद रात को इज़ाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट से मिलवाती है, जिसका नाम क्रोन होता है। क्रोन के आने से एमा और नॉर्मन का भागने का प्लान और भी कठिन हो जाता है क्योंकि अब अनाथालय में बच्चों की देखभाल करने के लिए दो औरतें थीं। उनकी नज़रों से बचना नामुमकिन था। फिर इज़ाबेला क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे के बारे में बतलाती है और बताती है कि यहाँ तीनों अनाथालय की सच्चाई को जानते हैं, इसलिए तुम्हें इन तीनों पर अपनी नज़र रखनी होगी। फिर अगले दिन वह तीनों सभी बच्चों को एक स्पेशल गेम खिलाते हैं। इस गेम के जरिए वह सभी बच्चों को यहाँ सिखाना चाहते थे कि कभी उन्हें यहाँ से भागना हो तो वह कैसे भागेंगे। फिर तभी वहाँ क्रोम आ जाती है और वह उनको देख लेती है और वो उनके साथ गेम खेलने लगती है और सभी गेम खेलने लगते हैं। क्रोम सभी बच्चों को पकड़ लेती है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ तीनों मिलते हैं। नॉर्मन कहता है कि इन बच्चों में से कोई एक इज़ाबेला का स्पाई है जो हमारी हर हरकत के बारे में इज़ाबेला को बता देता है। नॉर्मन को लगता है यहाँ जासूस एक बड़ी उम्र वाला बच्चा है, इसलिए वह जासूस का पता लगाने के लिए अपनी उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा को सारी सच्चाई बताता है, मगर डॉन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। वहाँ दुखी होकर गुस्से में उनको मारने लगता है। फिर एमा उनको फिर एक बार बताती है कि हमने जो भी कहा है वो सच है, तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। गिल्डा एमा की बात पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वह जानती है एमा इज़ाबेला से बहुत प्यार करती है, वो उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसके बाद नॉर्मन गिल्डा डॉन को उनके द्वारा छुपाई गई रस्सियों की जगह के बारे में बताता है। इसी रात हम एक अनजान बच्चे को देखते हैं जो कि इज़ाबेला का सिपाही था। वह इज़ाबेला को दरवाजे के नीचे से एक कागज़ में कुछ लिख कर देता है क्योंकि उसने रस्सियों के बारे में लिखा था। साथ में उसमें लिखा था नॉर्मन एक बुरा इंसान है। अगली सुबह हम एमा, नॉर्मन और रे को देखते हैं कि उनकी छुपाई हुई रस्सी इज़ाबेला ले गई है क्योंकि अब उनके अलावा इन रस्सियों के बारे में डॉन और गिल्डा जानते थे। इनका शक डॉन और गिल्डा पर जाता है। तभी नॉर्मन बताता है कि डॉन और गिल्डा इज़ाबेला के साथी नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें रस्सी की असली जगह के बारे में नहीं बताया था। नॉर्मन कहता है मैंने ये सब रे के बारे में जानने के लिए किया था और रे के अलावा रस्सियों की जगह किसी और को नहीं पता था, इसलिए रे ही इज़ाबेला का जासूस है। तब रे बताता है कि मैं ही इज़ाबेला का जासूस हूँ और कहता है मैं बहुत पहले से अनाथालय की सच्चाई को जानता था, लेकिन मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इज़ाबेला के लिए जासूस का काम करना शुरू कर दिया। इसके बदले इज़ाबेला ने मेरे यहाँ से जाने का टाइम बढ़ा दिया था। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से भागने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी,
इसलिए मैंने कोनी के टेडी को छुपाया था, क्योंकि जब तुम कोनी का टेडी देने जाओ तो तुम्हें भी इज़ाबेला की सच्चाई पता चले। रे की बात सुनकर एमा नॉर्मन उसे कहते हैं कि हमें तुम पर अभी भी विश्वास है, और वहाँ फिर से रे को टीम में शामिल कर लेते हैं और उसको डबल स्पाई बना देते हैं। अब वहाँ इज़ाबेला के लिए नहीं, नॉर्मन के लिए काम करेगा। उसके बाद रे उसके रूम के फ्लोर पर बने सीक्रेट होल में रस्सी को छुपा देता है। साथ ही उस होल में कुछ गैस की टंकी भी रख देता है और अपने बनाए हुए गैजेट को भी होल में रख देता है। असल में ये गैजेट उसने अपने ऊपर लगे ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाया था, क्योंकि इज़ाबेला उसकी लोकेशन को पता लगा ना सके। इसके बाद रे इज़ाबेला के पास जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी देने के लिए रे को शुक्रिया अदा इज़ाबेला रे को शुक्रिया अदा बोलती है, लेकिन फिर भी वहाँ रे को कहती है कुछ महीने बाद तुम्हें भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ये बात सुनकर रे परेशान हो जाता है। अगले दिन 5 बच्चे उनकी रस्सियों का टेस्ट करने के लिए दीवार के पास जाते हैं, जहाँ क्रोन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो इज़ाबेला को इस बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो बच्चों की मदद करना चाहती थी। साथ ही वो कहती है मेरी बॉडी में एक चिप लगी हुई है, और अगर कोई बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाता है तो मुझे चिप द्वारा करंट देकर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करना चाहती है। वह और बताती है कि क्रोन भी इसी अनाथालय में पली बढ़ी है। अब वो इज़ाबेला को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है, इसलिए वो बच्चों की मदद करना चाहती है। इसी रात वो 5 बच्चों को क्रोन के रूम में जाते हैं, जहाँ वो उन्हें एक कहानी सुनाती है कि 1000 साल पहले मानव जाति और टीमन्स के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसलिए दोनों पार्टी ने द प्रॉमिस नाम का एक समझौता किया, जिसमें दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दुनिया में रहने के लिए मान गए। साथ ही टीमस ने इंसानों से वादा किया वो अब उन्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में इंसानों को उन्हें खाने के लिए बच्चे देने पड़ेंगे। यही कारण था कुछ अनाथालय में बच्चों को टीमस के लिए रखा गया और उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर पालने लगे, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का दिमाग खाने से टीमन्स इंटेलिजेंट हो जाते हैं और वो इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। इसी दौरान बच्चे क्रोन से ट्रैकर के बारे में पूछते हैं। तब क्रोन बताती है सभी बच्चों के कानों में ट्रैकर लगा हुआ है, क्योंकि इज़ाबेला सभी बच्चों की लोकेशन पता कर सके। अब क्योंकि रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया था, इसलिए किसी को ट्रैकर की टेंशन नहीं थी, जिससे क्रोन समझ जाती है कि बच्चों को ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका मिल गया है। इसलिए वो उनके तरीका का पता लगाने के लिए अगले दिन सभी बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो क्रोन ट्रैकर को ब्लॉक करने वाले गैजेट को ढूंढने के लिए बच्चों के रूम में जाती है। उसी समय गिल्डा उसे खिड़की से देख लेती है और जल्दी से अपने साथियों को इसके बारे में बता देती है, जिससे बच्चे उस गैजेट को एक टेडी में रख देते हैं, क्योंकि उस टेडी को क्रोन ने पहले ही चेक कर लिया था। क्रोन को रे का सीक्रेट हॉल मिल जाता है, जिसको खाली देखकर क्रोन को शक हो जाता है। वो फिर से रूम में तलाशी लेती है, फिर उस टेडी को उठाती है, जब तक वहाँ इज़ाबेला आ जाती है। उसे लेटर देते हुए बताती है कि उसे दूसरे अनाथालय में माँ की पोस्ट दे दी गई है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर क्रोन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जाने से पहले उन बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर जाती है। जब क्रोन मेन गेट पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अनाथालय की सुपरवाइज़र से होती है, जिसे सभी लोग दादी के नाम से जानते थे। क्रोन दादी को अनाथालय में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर दादी कहती है कि इज़ाबेला अपना काम अच्छे से करती है, वो कभी भी बच्चों को भागने नहीं देगी। तभी वहाँ एक टीमस आ जाता है। दादी टीमस से क्रोन को मरवा देती। इसके बाद एमा और नॉर्मन को दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं, जबकि रे इज़ाबेला का ध्यान भटकाने के लिए
उससे बातों में उलझा रखता है, लेकिन इज़ाबेला को इन पर पहले से ही शक था। वो रे की बात नहीं सुनती और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। तब डॉन रे को कमरे से बाहर निकालता है, जिस दौरान इज़ाबेला दीवार की ओर निकल जाती है, जहाँ वो नॉर्मन और एमा को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उन्हें डांटने लगती है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी, फिर भी तुमने अनाथालय के नियम को तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक एमा इज़ाबेला को पकड़ लेती है ताकि नॉर्मन वहाँ से भाग सके, पर इज़ाबेला हावी हो जाती है और उसका पैर तोड़ देती है। ये देखकर नॉर्मन रुक जाता है और उसके बिना जाने से इनकार कर देता है। इज़ाबेला नॉर्मन को बताती है कि अगला अडॉप्शन तुम्हारा होगा, इसलिए अनाथालय में आखिरी दिन है। उसी रात 4 बच्चे नॉर्मन की मदद करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें नॉर्मन कहता है कि मुझे दूसरों की रक्षा करनी है तो मुझे अपना बलिदान देना होगा। इसके बाद नॉर्मन अपना सामान पैक कर लेता है। उस दौरान उसे एक पेन मिलता है जो कि क्रोन ने उन बच्चों की मदद करने के लिए रखा था। अगले दिन नॉर्मन को जानकारी प्राप्त करने के लिए रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ता है। फिर वो देखता है कि दीवार की दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई है, इस वजह से आसानी से दीवार पार नहीं कर सकते। फिर नॉर्मन अनाथालय में आता है, फिर अपने दोस्तों के लिए कागज़ पर एक ड्राइंग बनाता है और उन्हें उस खाई को पार करने के लिए एक पुल खोजने को कहता है। फिर उसी शाम नॉर्मन को अनाथालय से बाहर जाना था, तो वो सभी बच्चों से अलविदा कहता है। तब एमा बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि टिमस नॉर्मन को खा जाएंगे। इसके बाद इज़ाबेला नॉर्मन को मेन गेट तक ले जाती है, जहाँ नॉर्मन की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है, जो नॉर्मन को समझाता है कि वह टिमस को खाना खिलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और पीटर नॉर्मन को सभी बातें विस्तार से बताता है। फिर नॉर्मन कहता है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह सब कुछ पहले से जानता हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। उसके बाद एक टिमस वहाँ आता है और नॉर्मन को मार डालता है। फिर एमा को देखते हैं, वह बहुत उदास थी और अपनी चोट की वजह से वह कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उसके पास इज़ाबेला आती है और वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम अनाथालय की दूसरी माँ बनो। यह सुनकर एमा बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद रे बहुत अकेला हो गया था कि यहाँ से जाने की उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद रे के पास इज़ाबेला आती है और रे को कहती है कि अगला नंबर अब तुम्हारा होगा। फिर उसी रात एमा रे के पास आती है और कहती है, मेरे पास एक प्लान है। पर रे उससे कहता है, मेरे पास एक प्लान है, और वह प्लान यह है, वह तेल की बोतल को अपने ऊपर डाल लेता है और उस पर आग लगा लेता है और जैसे आग की लपटें फैलने लगती है, एमा देखकर रोने लगती है। एमा की आवाज़ सुनकर इज़ाबेला वहाँ भाग कर आती है। फिर एमा इज़ाबेला को बताती है कि रे तुम्हारी वॉच के साथ अपने आप को आग से जला लिया है। यहाँ सुनकर इज़ाबेला आग बुझाने की कोशिश करती है, क्योंकि इस इज़ाबेला के लिए उसकी वॉच बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसी वॉच की वजह से सभी बच्चों की लोकेशन को वहाँ पता कर पाती थी। फिर इज़ाबेला एमा को देखते हैं जब तक कि वहाँ से एमा जा चुकी होती है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चों का प्लान होता है। और एमा सभी बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और रे भी उसी के साथ होता है। वहाँ सभी बच्चों को भगा कर ले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें नॉर्मन का पिछला बताया जाता है, जिसमें नॉर्मन के जाने के बाद एमा को उसका एक लेटर मिलता है। उसमें यहाँ से भागने का तरीका लिखा होता है और वहाँ क्रोन का पेन भी उसी के साथ मिलता है। फिर एमा नॉर्मन का लेटर डॉन और गिल्डा को बता देते हैं। फिर वहाँ सभी इस प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। इज़ाबेला को एमा पर शक ना हो इसलिए वहाँ उदास होने का नाटक करती रहती है। इस प्लान के बारे में एमा रे को नहीं बताती है, क्योंकि इज़ाबेला रे पर हमेशा नज़र रखती थी। जब रे अपने आप को आग लगाता है तो एमा उसे ऐसा करने से रोक लेती है
और रे का लगा हुआ टेकर को निकालकर उसे आग में फेंक देती है और उसकी मौत का झूठा बहाना बताती है। हेमा ने फिर सभी बच्चों की चिप को चाकू से हटा दिया था। फिर वहाँ सभी बच्चों को उस दीवार के पास पहुँचा देती है और एक एक करके उस दीवार पर चढ़ने लगते हैं। सभी बच्चे दीवार पर चढ़कर रस्सी को चट्टान की दूसरी तरफ फेंककर उस रस्सी से उस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। फिर सभी बच्चे उस पार चले जाते हैं। सिर्फ हेमा वहीं रह जाती है। जब तक वहाँ इज़ाबेला आ जाती है और वहाँ हेमा से कहती है, मैं तुम्हारी तरह मासूम थी और मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मेरे बच्चे की मौत हो जाती है और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ, मगर मैं यहाँ से भाग नहीं पाती हूँ। फिर मैं इस अनाथालय की माँ बनने का फ़ैसला लेती हूँ। मैं चाहती थी मैं सभी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूँ, उन्हें अच्छी परवरिश दूँ, लेकिन मुझे जब बच्चों को टीमस के पास ले जाना होता था तो मुझे भी दुख होता था, मगर मैं इंसानों की जान बचाने के लिए यह सब करती थी। इज़ाबेला कहती है, हेमा तुम मेरी बहुत प्यारी हो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं यहाँ रस्सी को काट दूँगी। लेकिन हेमा कहती है, मुझे आप पर विश्वास है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद हेमा उस रस्सी से उस पार जाने की कोशिश करती है तो इज़ाबेला रस्सी को चाकू से काटने वाली होती है, मगर वह ऐसा नहीं कर पाती है और हेमा उस पार पहुंच जाती है। फिर इज़ाबेला दीवार पर खड़ी होकर सभी बच्चों को वहां से जाते हुए देख बहुत खुश होती है। फिर सभी बच्चे जंगल में अपना रास्ता बनाने लगते हैं। फिर हेमा सब बच्चों को क्रोन का दिया हुआ पेन दिखाती है। उसमें से एक उल्लू बाहर निकलता है। वह उल्लू उन सभी को रास्ता दिखाता है और उन्हें शहर की ओर ले जाता है। फिर इसके बाद इज़ाबेला पीटर और दादी के पास जाती है। सभी बच्चों को भागने का खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद पीटर उसकी इस गलती के लिए टीमस के हवाले कर देता है और इसी के साथ सभी बच्चे आज़ाद हो जाते हैं और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करते रहें।